हेलो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम मॉलिक्यूल्स और मॉलिक्यूलर मास के बारे में स्टडी करेंगे। इससे पिछले वीडियो में हमने एटम और एटॉमिक मास के बारे में पढ़ा था, तो ये उसी के सिमिलर पोर्शन है। हमने पहले एटम की बात की थी, आज हम मॉलिक्यूल्स की बात करेंगे। तो सबसे पहले तो बात आती है कि मॉलिक्यूल क्या होता है, इस मॉलिक्यूल की डेफिनेशन क्या है। तो मॉलिक्यूल एटम से जस्ट लार्ज यूनिट है। तो हम सबसे पहले मॉलिक्यूल की डेफिनेशन की बात करते हैं। तो क्या है मॉलिक्यूल की डेफिनेशन, वो देखिएगा। स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स ऑफ एन एलिमेंट और ए कंपाउंड। ध्यान रखना, कंपाउंड और एलिमेंट का स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स। जैसे मैंने भी आपसे कहा था, क्या कहा था कि सबसे छोटा जो पार्ट है वो है एटम। एटम जो है वो कंबाइंड होंगे और किसका फॉर्मेशन करेंगे, मॉलिक्यूल का। और मॉलिक्यूल जो है वो कंबाइंड होंगे और किसका फॉर्मेशन करेंगे, कंपाउंड का। तो इसका मतलब सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट एटम, फिर मॉलिक्यूल, फिर कंपाउंड। तो क्या डेफिनेशन बनी कि मॉलिक्यूल जो है वो कंपाउंड का स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स है या फिर एलिमेंट। तो क्या डेफिनेशन बनी, स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स ऑफ एन एलिमेंट और ए कंपाउंड दैट इज ए कैपेबल ऑफ एन इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस, जो इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस रखते हैं, एंड शो ऑल द प्रॉपर्टी ऑफ दैट सब्सटेंस, और उस पदार्थ, उस सब्सटेंस की सभी प्रॉपर्टी को क्या करते हैं, वो एक्सप्लेन करते हैं। उसे हम क्या कहते हैं, मॉलिक्यूल्स कहते हैं। हाँ, मॉलिक्यूल्स की मैं एक और डेफिनेशन आपको बता दूं, या मॉलिक्यूल्स क्या होता है पहले वो बता देता हूं मैं। तो मॉलिक्यूल्स में क्या होता है, सिंपल सी बात है, मॉलिक्यूल्स ग्रुप ऑफ टू और मोर देन टू एटम्स। क्या होता है, ग्रुप ऑफ टू और मोर देन टू एटम्स दैट आर joined together by chemical bond। तो टू और मोर देन टू एटम्स मतलब दो या दो से ज्यादा एटम्स का एक ऐसा ग्रुप जो ज्वाइंटेड होते हैं टुगेदर बाय द केमिकल बॉन्ड, एक केमिकल अट्रैक्टिव फोर्स के द्वारा, और टाइटली बॉन्डेड होते हैं एंड टाइटली बॉन्डेड बाय अट्रैक्टिव फोर्स। ये भी आपके मॉलिक्यूल की डेफिनेशन है। तो मॉलिक्यूल की चाहे तो आप डेफिनेशन वो लिख दो, चाहो तो आप ये लिख दो, बात एक ही है। क्या डेफिनेशन है, सुन लीजिएगा। ग्रुप ऑफ टू और मोर देन टू एटम्स, हमने कहा था ये एटम सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट। अगर ये एटम्स का हम ग्रुप बनाएंगे तो ये एटम को जब हम ऐड करेंगे तो इनके बीच में क्या होगा, एक अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा, और अट्रैक्टिव फोर्स होने के बाद में जो एक नई चीज बनेगी वो आपका क्या कहलाएगा, मॉलिक्यूल। तो हमने लिखा है ग्रुप ऑफ टू और मोर देन टू एटम्स दैट आर जॉइंड टुगेदर बाय अ केमिकल बॉन्ड एंड टाइटली बॉन्डेड बाय द अट्रैक्टिव फोर्स। इसी को हम क्या बोलते हैं, मॉलिक्यूल्स बोलते हैं। तो मॉलिक्यूल्स की मैंने आपको दो डेफिनेशन बताई है, इन दोनों में से आप चाहो वो डेफिनेशन यूज कर सकते हो। तो ध्यान दें, सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट एटम, उससे लार्जर यूनिट क्या हो गई, मॉलिक्यूल, और उससे लार्जर यूनिट क्या हो गई, कंपाउंड। हम चाहें तो एक और बना सकते हैं, किसके रेस्पेक्ट में, अभी ये जो डेफिनेशन बनाई वो तो हमने एटम के रेस्पेक्ट में बनाई है। अब हम इसकी जो दूसरी डेफिनेशन बना रहे हैं वो कंपाउंड के रेस्पेक्ट में बना रहे हैं। तो अगर मैं कंपाउंड के रेस्पेक्ट में डेफिनेशन बनाऊंगा तो क्या बनेगी, वो देखिएगा। तो कंपाउंड के रेस्पेक्ट में जो डेफिनेशन बनेगी वो बनेगी, द स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स ऑफ ए कंपाउंड। क्या बनेगी, द स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स ऑफ ए कंपाउंड दैट रिटेन कंपोजिशन एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ दैट कंपाउंड। तो ध्यान दो, ये मैंने आपके मॉलिक्यूल्स की तीन डेफिनेशन बताई है। तो एक डेफिनेशन तो बताई हमने एटम के रेस्पेक्ट में, क्या
कि ग्रुप ऑफ टू और मोर देन टू एटम, टू और मोर देन टू एटम्स का जो ग्रुप जो एक दूसरे से केमिकल बॉन्डेड होते हैं और उनके बीच में टाइटली अट्रैक्टिव फोर्स होता है। एक डेफिनेशन बताई हमने कंपाउंड के रेस्पेक्ट में, क्या बताई कि द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ कंपाउंड, ये कंपाउंड का स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स होता है दैट रिटेन कंपोजिशन एंड केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ दैट कंपाउंड, जिसके अंदर कंपाउंड की जो भी प्रॉपर्टी और उनका जो कंपोजिशन है वो उसके अंदर प्रेजेंट होता है। तो ध्यान दे, ये वाली डेफिनेशन एटम के रेस्पेक्ट में, ये वाली डेफिनेशन मैंने आपके कंपाउंड के रेस्पेक्ट में बनाई है। और ओवरऑल अगर हम मॉलिक्यूल की डेफिनेशन की बात करें तो ओवरऑल मॉलिक्यूल की डेफिनेशन क्या हो जाएगी, द स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स ऑफ एन एलिमेंट और ए कंपाउंड दैट इज कैपेबल of an independent existence and show all the property of that a substance। ये हमारे मॉलिक्यूल की डेफिनेशन की बात कंप्लीट होती है। हाँ, मैं इसको एक एग्जांपल से भी एक्सप्लेन कर देता हूं कि इसका एग्जांपल क्या है। तो देखिएगा इसका एक एग्जांपल, जैसे मैंने ले लिया O2 मॉलिक्यूल, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। क्या कहोगे O2 मॉलिक्यूल के लिए आप? O2 मॉलिक्यूल के लिए आप कहोगे कि ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल में 2 एटम ऑफ ऑक्सीजन, 2 एटम ऑफ ऑक्सीजन आपके प्रेजेंट है। तो ध्यान दें, ऑक्सीजन के एक मॉलिक्यूल, अर्थात ऑक्सीजन का अगर एक मॉलिक्यूल में बनाना चाहता हूं तो उसके लिए मुझे कितने एटम ऑक्सीजन के लेने पड़ेंगे? 2 एटम आपको ऑक्सीजन के लेने पड़ेंगे। जब 2 एटम ऑक्सीजन के कंबाइन होंगे तब किसका फॉर्मेशन हो जाएगा? ऑक्सीजन के एक मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन हो जाएगा। हाँ, तो देखो अभी हमने मॉलिक्यूल की डेफिनेशन में 2 चीज आइडेंटिफाई करी, एक एटम और एक कंपाउंड। तो हम यहां से मॉलिक्यूल्स के लिए 2 पार्ट्स करेंगे। क्या होगा? पहला तो मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट्स और एक हो जाएगा आपका मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड्स। तो हम 2 बात करेंगे, एक बात करेंगे मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट्स और एक हम बात करेंगे मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड। अर्थात कंपाउंड के लिए मॉलिक्यूल का क्या रोल है और एक एलिमेंट के लिए मॉलिक्यूल का क्या रोल है। क्योंकि अभी हमने डेफिनेशन ली थी, इसमें आपके कंपाउंड भी आ रहा था और एलिमेंट भी आ रहा था। तो ध्यान दे, मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट में क्या होगा? तो कॉन्स्टिट्यूटेड बाय सेम टाइप ऑफ एटम, कॉन्स्टिट्यूटेड बाय सेम टाइप ऑफ एटम, अर्थात मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट जो होंगे उसके अंदर आपके जो एटम्स होंगे वो एक ही टाइप के होंगे या फिर वो सेम होंगे। जैसे एग्जांपल H2 मॉलिक्यूल, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल। अब बताओ, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल जो है उसमें क्या एटम है? H एटम है, हाइड्रोजन एटम है। तो आप देखो, हाइड्रोजन जो मॉलिक्यूल है उसके अंदर जो एटम है वो दोनों एटम किसके हैं? हाइड्रोजन के। और वो दोनों एटम क्या है? सेम है, डिफरेंट है? वो दोनों एटम आपके सेम है। इसलिए ध्यान रखें, मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट जो होगा उसमें कंस्टिट्यूटेड बाय द सेम टाइप ऑफ एटम, इसमें जो आपके एटम होंगे वो सेम होंगे। जबकि आपका जो मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड है उसके अंदर जो आपके एटम होंगे वो सेम नहीं होंगे, वो डिफरेंट होंगे, लेकिन वो एक डेफिनेट प्रोपोर्शन में होंगे। अर्थात डिफरेंट एटम को हम एक डिफाइंड कंपोजिशन रखेंगे, अर्थात उनका डिफाइंड प्रोपोर्शन के अंदर उनको मिलाएंगे और उससे जो बनेगा उसको हम क्या बोलेंगे? मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड बोलेंगे। तो ध्यान दे, मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड की अगर मैं डेफिनेशन की बात करूं तो क्या होगा? एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट, क्या बनेगी डेफिनेशन? एटम ऑफ द डिफरेंट एलिमेंट joined together by, ध्यान रखना, एटम ऑफ द डिफरेंट एलिमेंट joined together by a definite proportion। तो ध्यान दे, मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड में क्या होगा? एटम ऑफ द डिफरेंट एलिमेंट joined together by a definite proportion, अर्थात मॉलिक्यूल ऑफ द कंपाउंड में जो आपके एटम होंगे वो डिफरेंट होंगे, जबकि आपके मॉलिक्यूल ऑफ जो एलिमेंट होंगे उसमें जो आपके एटम होंगे वो सेम होंगे। यहाँ एग्जांपल मैंने लिया H2 मॉलिक्यूल, जिसमें आप देखिएगा हाइड्रोजन मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन का एटम है और वो दोनों सेम है।
जबकि मैं अगर यहाँ एग्जाम्पल की बात करूँ तो यहाँ एग्जाम्पल लूंगा मैं वाटर। अब आप देखो वाटर मॉलिक्यूल में क्या है, वाटर मॉलिक्यूल्स में दो एटम है, कौन कौन सा, हाइड्रोजन का और ऑक्सीजन का। तो यहाँ पर आपके दो डिफरेंट एटम है, एक H है और एक ऑक्सीजन, एक अर्थात हाइड्रोजन है एक ऑक्सीजन है, और इन दोनों को एक डिफरेंट रेशो में मिलाया गया। कौन सा रेशो, 2:1। जब हम दोनों को 2:1 में मिलाएंगे, जैसे मैं कह सकता हूँ 1:8 एटॉमिक मास। अगर इनके मास के अंदर की बात करें तो हम 1:8 में मिलाएंगे, और अगर हम इनके नंबर की बात करें तो 2:1 में मिलाएंगे, जिससे ये बन जाएगा। ऐसा एक और एग्जांपल देखिएगा CO2। अब देखिएगा CO2 में क्या है, एक कार्बन है एक ऑक्सीजन है, तो यहाँ भी दो एटम है, एक कार्बन एटम एक ऑक्सीजन एटम। तो बताओ दोनों एटम सेम है डिफरेंट है, दोनों एटम डिफरेंट है। अब इनको किस रेशो में मिलाएंगे, इनको मिलाएंगे हम 1:2 नंबर ऑफ एटम के हिसाब से, और अगर मास के हिसाब से बात करें तो इनको मिलाएंगे 3:8 के अंदर। तो इनका मास हो जाएगा 3:8 में, उनका मास हो जाएगा 1:8 में। अगर नंबर में बात करें तो वो रहेंगे 2:1 में, ये रहेंगे 1:2 में। अब आते हैं बात मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट के अंदर टाइप। तो अब हमने कहा कि मॉलिक्यूल ऑफ जो एलिमेंट है इसके अंदर सेम टाइप के एटम होंगे। अब अगर ये सेम टाइप के एटम होंगे तो इनके नंबर पर डिपेंड करेगा। मान लो उसमें एक ही हुआ, वाई भी उसमें हो सकता है 2 हो सकता है उसमें 3 हो, तो उस वर्ड को हम रिप्रेजेंट करते हैं एटोमिसिटी। तो हम पढ़ेंगे अब एटोमिसिटी के बारे में। एटोमिसिटी क्या होती है, एटोमिसिटी नंबर ऑफ एटम इन ए मॉलिक्यूल। एक मॉलिक्यूल के अंदर आपके जितने एटम प्रेजेंट होते हैं, अर्थात हम ऐसे कर सकते हैं कि जैसे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन एक मॉलिक्यूल है, अब बताओ इसमें कितने एटम प्रेजेंट है, 2 एटम प्रेजेंट है। तो ये जो 2 एटम प्रेजेंट है इसी को हम क्या बोलेंगे, एटोमिसिटी बोलते हैं। तो क्या बनेगी इसकी डेफिनेशन, द नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल। एक मॉलिक्यूल के अंदर जितने एटम आपके प्रेजेंट होते हैं उसे हम क्या कहते हैं, एटोमिसिटी कहते हैं। जैसे हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं, तो द नंबर ऑफ एटम कॉन्स्टिट्यूटिंग इन अ मॉलिक्यूल, अर्थात एक मॉलिक्यूल के जो कंपोजिशन में आपके जितने भी एटम होते हैं वो इसकी एटोमिसिटी कहलाती है। तो देखिएगा मैं एक लिख रहा हूं, मॉलिक्यूल्स ऑफ मेनी एलिमेंट्स आर मोनोएटॉमिक। ध्यान दें, अभी हमने एटोमिसिटी की बात की थी, तो आपका जो एटोमिसिटी जो है उसको हम क्लासिफाई कर रहे हैं, अर्थात उसके हम क्लासिफिकेशन कर रहे हैं कि इसके कितने टाइप है। तो पहले हम बात करते हैं मोनो एटॉमिक, दूसरा मैं लेता हूं डाई एटॉमिक, तीसरा मैं लेता हूं ट्राई एटॉमिक, और नेक्स्ट मैं लेता हूं पॉली एटॉमिक। ये इसके टाइप है। अब सिंपल सी बात है, जैसे इनके नाम है वैसे इनका सेंस है कि मोनो एटॉमिक, आपका जो मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट है उसमें एक ही एटम होना चाहिए। तो बताओ क्या बोलोगे आप, नंबर ऑफ एटम इक्वल्स टू 1 इन ए मॉलिक्यूल। इसमें कितने होंगे 2, इसमें कितने होंगे 3, और इसमें क्या होंगे 4 और मोर देन 4। तो ध्यान रखना, एटोमिसिटी में नंबर ऑफ एटम के हिसाब से हम क्लासिफाई कर रहे हैं, मोनोएटॉमिक, डाइएटॉमिक, ट्राइएटॉमिक एंड पॉलीएटॉमिक। मोनोएटॉमिक में 1, डाइएटॉमिक में 2, ट्राइएटॉमिक में 3 और पॉलीएटॉमिक में 4 और मोर देन 4। अब मैंने एक वर्ड लिखा है ऊपर पढ़े आप, मॉलिक्यूल ऑफ मेनी एलिमेंट्स आर द मोनोएटॉमिक, अर्थात आपके जो भी एलिमेंट्स होते हैं, मोस्टली जो एलिमेंट्स है पीरियोडिक टेबल में, वो मोस्टली एलिमेंट जो होते हैं वो मोनोएटॉमिक फॉर्म में ही रहते हैं। जिसके लिए मैं बात करूं तो आपके जितने भी मेटल्स हैं और आपके इनर्ट गैस, आपकी नोबल गैस जिसको आप बोलते हो या जिसको आप इनर्ट गैस कह सकते हो, तो चाहे इनर्ट गैस बोल दो चाहे नोबल गैस बोल दो। नोबल गैस इनर्ट गैस से मतलब है कौन सी, हीलियम ले लो, नियोन ले लो, आर्गन ले लो। तो हीलियम, नियोन, आर्गन जितने भी आपकी नोबल गैस है 6 की 6 पूरी, हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, जिनोन, रेडोन, ये सभी जो हैं ये सभी नोबल गैस है और ये सभी हमेशा मोनोएटॉमिक फॉर्म में रहती है, अर्थात इनके मॉलिक्यूल में केवल एक ही एटम होता है। ऐसे ही जितने भी आपकी मेटल्स है उन मेटल्स में भी, जैसे आप चाहो तो
सोडियम ले लो, चाहो तो फेरस ले लो, कॉपर ले लो, एल्यूमिनियम ले लो। इनमें जितने भी आपकी पेरियोडिक टेबल में मेटल्स है, तो पेरियोडिक टेबल की जितने भी मेटल्स है वो सब मोनोएटॉमिक है, अर्थात वो सब हमेशा एक ही एटम के कॉम्बिनेशन से बनती है। और आपकी नोबल गैस है वो भी मोनोएटॉमिक है, वो भी एक ही एटम के कॉम्बिनेशन से मतलब एक ही एटम से बनती है। तो ये बात हो गई मोनोएटॉमिक की। तो आपके बताओ मोनोएटॉमिक में कौन से एग्जांपल आ जाएंगे? मोनोएटॉमिक में आपके आ जाएंगे एक तो मेटल्स और एक आपके आ जाएगी नोबल गैस। तो इसलिए ये पॉइंट आप ध्यान रखें। क्या पॉइंट लिखा है मैंने? मोलिक्यूल ऑफ मेनी एलिमेंट, अर्थात मोलिक्यूल के मेनी एलिमेंट होते हैं वो हमेशा किस फॉर्म में रहते हैं? मोनोएटॉमिक फॉर्म में रहते हैं। अब बात करते हैं डाइएटॉमिक। डाइएटॉमिक और ट्राइएटॉमिक ये जो भी है ये सब किसकी प्रॉपर्टी है? नॉन मेटल की प्रॉपर्टी है, अर्थात नॉन मेटल ही है उसमें ही कंबाइन होने की टेंडेंसी होती है। तो ये सब प्रॉपर्टी नॉन मेटल की है और ये प्रॉपर्टी आपकी मेटल की है। तो अब आप देखो डाइएटॉमिक, डाइएटॉमिक में एग्जांपल करूं तो O2, N2, H2, Cl2। आप देखो O2 ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल, कितने ऑक्सीजन एटम है? 2। N2 नाइट्रोजन मॉलिक्यूल, कितने हैं? 2। इसमें H2 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, कितने हैं? 2। क्लोरीन मॉलिक्यूल कितने हैं? 2। ऐसे अगर मैं बात करूं ट्राइएटॉमिक, ट्राइएटॉमिक में हम बात करते हैं O3 ओजोन। तो बताइएगा O3 ओजोन, O3 ओजोन को बोलते हैं। ओजोन में कितने ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है? 3 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है, तो इसकी एटोमिसिटी कितनी हो जाएगी? 3। ऐसे अगर मैं बात करूं पॉलीएटोमिटी में और पॉलीएटोमिक में आपके आ जाएगा जैसे फास्फोरस। फास्फोरस हमेशा होता है P4 प्रेजेंस में, इसलिए इसको क्या बोलते हैं हम? टेट्रा एटोमिक बोलते हैं। ऐसे ही देखो सल्फर, सल्फर किस फॉर्म में होता है? एसेट, और एसेट फॉर्म में होने की वजह से इसको हम क्या बोलते हैं? पॉलीएटोमिक बोलते हैं। तो ये आपके एटोमेटिसिटी का क्लासिफिकेशन हो गया। आपको इनके एग्जांपल्स के बारे में ध्यान रखना। पॉलीएटोमिक जिसमें 4 और मोर देन 4 होगा, जिसमें एग्जांपल फास्फोरस P4 है और सल्फर आपका एसेट है। ऐसे ट्राइएटोमिक में आपके 3 है, 3 में आपके ओजोन हो जाएगा। डाइएटोमिक में आपके ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, फ्लोरीन हो जाएंगे जिसमें 2 एटम होंगे। और मोनोएटोमिक में अगर मैं बात करूं तो आपके पेरियोडिक टेबल में मोस्टली जितने भी मेटल्स और आपकी जो नोबल गैस है उन सबको इसमें इंक्लूड किया जाता है। इसी के साथ ही आपके मॉलिक्यूल के बारे में बात कंप्लीट होती है। अब हम यहां से बात करेंगे मॉलिक्यूलर मास के बारे में। तो अब हम सेकंड बात करेंगे मॉलिक्यूलर मास। तो हमने एटॉमिक मास के बारे में पढ़ा था, तो एक एटम का मास एटॉमिक मास। वैसे ही मॉलिक्यूलर मास किसको बोलेंगे? एक मॉलिक्यूल का मास तो हम बोलेंगे सम ऑफ एटॉमिक मास ऑफ ऑल एटम इन ए मॉलिक्यूल। अर्थात एक मॉलिक्यूल होगा, मैंने अभी भी कहा था कि एक मॉलिक्यूल होगा तो मॉलिक्यूल में मेनी बहुत सारे एटम होंगे। वो एटम सेम भी हो सकते हैं और वो एटम डिफरेंट भी हो सकते हैं। तो आपके एक मॉलिक्यूल में जितने भी एटम है उन सब एटम का जो एटॉमिक मास है उसका सम क्या कहलाएगा? मॉलिक्यूलर मास कहलाता है। तो सिंपल सी बात है, सम ऑफ एटॉमिक मास ऑफ ऑल एटम। आपके एक मॉलिक्यूल में जितने भी एटम है उन सब एटम के एटॉमिक मास का सम क्या कहलाएगा? एटॉमिक मास कहलाता है। अब बात आती है इसकी यूनिट। तो जैसे हमने पढ़ा था एटॉमिक मास की यूनिट, वैसे ही मॉलिक्यूलर मास की यूनिट क्या होती है? AMU, एटॉमिक मास यूनिट। और इसको जनरली आजकल यूनिफाइड यू से भी रिप्रेजेंट करते हैं। चलो मैं इसको एक एग्जांपल से एक्सप्लेन कर देता हूं। जैसे मैंने कहा एटॉमिक, जैसे मैं ले रहा हूं एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन एटम। तो बताओ हाइड्रोजन एटम का एटॉमिक मास कितना होगा? 1 AMU। लेकिन मैं आपसे कहूं क्या कि मोलिक्यूलर मास ऑफ H2 का मोलिकुलर मास कितना होगा? तो इसमें कितने एटम होंगे? 2। तो 1 इंटू आपके कितने हो जाएंगे? 2 इक्वल टू कितना होगा? 2 AMU। तो ये डिफरेंस है एक एटॉमिक मास और मोलिकुलर मास में। तो सिंपल सी बात है, क्या होगा मोलिकुलर मास? आपके एक मॉलिक्यूल में जितने भी एटम है उन सब एटम का जो मास है उसका सम क्या कहलाएगा? मोलिकुलर मास कहलाता है। तो ये मोलिकुलर मास के बारे में बात कंप्लीट होती है। अब हम बात करते हैं एक और एग्जांपल। जैसे मैंने ले लिया HNO3 नाइट्रिक एसिड। अब आप बताओ नाइट्रिक एसिड का मोलिकुलर मास क्या होगा? तो इसमें कौन कौन से एटम है पहले वो बताओ आप। तो इसमें पहले कौन कौन से एटम है? हाइड्रोजन है,
नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, ये 3 एटम है। इन तीनों एटम का एटॉमिक मास का जो सम है वो इसका मोलिकुलर मास कहलाएगा। तो देखो हाइड्रोजन का कितना होता है 1, नाइट्रोजन का कितना हो जाएगा 14, ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन का कितना होगा 16, तो 3 का कितना हो जाएगा 3 इंटू 16। इन सबको सोल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा 63 AMU। ये आपके HNO3 नाइट्रिक एसिड का क्या आ गया, मोलिकुलर मास आ गया। अब हम बात करते हैं इसमें नेक्स्ट पॉइंट नंबर 3। पॉइंट नंबर 3 क्या आता है, रिलेटिव मोलिक्यूलर मास। तो हम इसके पार्ट 3 में रिलेटिव मोलिकुलर मास के बारे में बात करते हैं। क्या होगा रिलेटिव मोलिकुलर मास, तो देखो इसके नाम से ही क्लियर आ रहा है, रिलेटिव। रिलेटिव का मतलब किसी के साथ कंपैरिजन करना। जब हम इसको किसी के साथ कंपैरिजन करेंगे और ऐसी स्थिति पर जो उसका मास आएगा वही क्या कहलाएगा, आपका मोलिकुलर मास कहलाएगा। तो ध्यान रखना, रिलेटिव मोलिकुलर मास में हम इसके मास को, मोलिक्यूल के जो मास है उसको किसी के साथ कंपैरिजन करेंगे, वही आपका मोलिकुलर मास कहलाता है। और अब यहाँ हम जो कंपैरिजन करेंगे वो आपको पता है, पूरी मोलिक्यूल में हम जो यूज करते हैं वो किसको यूज करते हैं, C12 को। तो यहाँ जो भी कंपैरिजन होगा वो किसके रेस्पेक्ट में होगा, C12 के रेस्पेक्ट में होगा। तो बताओ रिलेटिव मोलिकुलर मास की डेफिनेशन क्या हो जाएगी, हाउ मेनी टाइम वन मोलिक्यूल ऑफ ए substance is heavier comparison to 1/12 mass of an one atom of C12। तो बताओ क्या बात डेफिनेशन बनी रिलेटिव मोलिकुलर मास की। मैंने कहा था रिलेटिव किसी के साथ रेस्पेक्ट करेंगे, तो रेस्पेक्ट किसके साथ करेंगे हम, C12 के साथ। अर्थात C12 के 1/12 पार्ट के कंपैरिजन में कोई भी आपका जो मॉलिक्यूल है वो कितने टाइम हेवियर है, उसे कितने टाइम ज्यादा है, वही चीज आपकी क्या कहलाएगी, रिलेटिव मोलिकुलर मास कहलाएगा। तो बताओ रिलेटिव मोलिकुलर मास ये है तो इसका फॉर्मूला क्या बनेगा। तो रिलेटिव मोलिकुलर अगर मैं मास का फॉर्मूला लिखूंगा तो बताइएगा इसका मास का फॉर्मूला क्या बनेगा। तो बनेगा मास ऑफ, तो देखो आपके सामने फॉर्मूला लिखा हुआ है, उस फॉर्मूले से इसका आपका फॉर्मूला ये मतलब बन जाएगा क्या, मास ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ ए सब्सटेंस। एक सब्सटेंस के मॉलिक्यूल का मास किसके अंदर काउंट करेंगे, AMU में, अपॉन, बताओ अपॉन में क्या लिखूंगा, किसके साथ कंपैरिजन किया मैंने, C12 के साथ। तो 1/12 इंटू मास ऑफ एन एटम ऑफ C12, ये इसका फॉर्मूला हो जाएगा। तो सिंपल सी बात है, आप डेफिनेशन को रटने की कोशिश नहीं करें, आप फॉर्मूले को याद रखो, आपको डेफिनेशन अपने आप बन जाएगी। क्या कह रहा है फॉर्मूला कि मास ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ ए सब्सटेंस, एक सब्सटेंस के जो मॉलिक्यूल है उसका जो मास है वो आपके कार्बन C12 कार्बन के मास का 1/12 का पार्ट का जो कंपैरिजन है वही आपका क्या कहलाएगा, रिलेटिव मास, रिलेटिव मोलिकुलर मास कहलाता है। अब हम बात करेंगे आगे। तो देखिए हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, मास ऑफ वन मोलिक्यूल ऑफ ए सब्सटेंस, किसके अंदर, AMU में, और अपॉन क्या लिखा था मैंने, 1/12 मास ऑफ एन वन कार्बन एटम C12, जिसको हम क्या मानते हैं 1 AMU। अब आप देखो AMU से AMU कैंसिल हो जाएगा, 1 का डिवाइड करेंगे तो कोई मतलब आपके वैल्यू में कोई चेंज नहीं होगा। तो क्या बन गया, रिलेटिव मोलिकुलर मास जो है वो क्या बन गया, मास ऑफ वन मोलिक्यूल ऑफ ए सब्सटेंस। तो बताओ रिलेटिव मोलिकुलर मास की यूनिट क्या होगी। तो ध्यान दे ये यूनिट लेस होता है, अर्थात नो यूनिट, इसकी कोई भी यूनिट नहीं होगी क्योंकि जो ऊपर है वही नीचे है, इसलिए दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो याद रखें रिलेटिव मोलिकुलर मास की कोई यूनिट नहीं होती। जैसे एग्जांपल लूं मैं, एग्जांपल में ले रहा हूं, कैलकुलेट रिलेटिव मोलिकुलर मास ऑफ H2O, वाटर का रिलेटिव मोलिकुलर मास आइडेंटिफाई करो।
तो देखो वाटर में कितना हाइड्रोजन है 2, तो कितना हो जाएगा 2, ऑक्सीजन 1 है तो कितना हो जाएगा 16, टोटल कितना होगा 18 AMU, ये हो गया 18 AMU। अब आप बताओ रिलेटिव निकालोगे, तो रिलेटिव मोलिकुलर मास निकालने के लिए ऊपर तो लिखूंगा 18 AMU और इसमें डिवाइड कर दूंगा किसका 1 AMU का, AMU से MU कट गया, 1 का डिवाइड 18 में करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो बताओ इसका रिलेटिव मोलिकुलर मास कितना आ जाएगा 18 आ जाएगा। ऐसे ही एक एग्जांपल और मैं करवा रहा हूं, वो देखिएगा। व्हाट इज, इसी एग्जांपल में इसी में रख दो, देखो व्हाट इज द मास ऑफ वन मोलिक्यूल, मास ऑफ वन मोलिक्यूल ऑफ, अब यहां सब्सटेंस का नाम लिख दो, क्या हो जाएगा HNO3 नाइट्रिक एसिड, एक तो ये हो गया। दूसरा क्या हो जाएगा व्हाट इज द मोलिकुलर मास, व्हाट इज द मोलिकुलर मास अर्थात रिलेटिव मोलिकुलर मास ऑफ HNO3, ये आपको आइडेंटिफाई करना है। तो सिंपल सी बात है, व्हाट इज द मास ऑफ वन मोलिक्यूल ऑफ HNO3, HNO3 के एक मोलिक्यूल का मास, तो सिंपल सी बात है H, N और O इन तीनों का सम क्या कहलाएगा मास ऑफ वन मोलिक्यूल ऑफ HNO3। तो इसका तो 1 हो जाएगा, इसका 14 हो जाएगा और एक ऑक्सीजन का 16 है, तो 3 का कितना हो जाएगा, तो अपन 6 × 16 कर देंगे, तो इसका सबका कितना हो जाएगा 63 AMU हो जाएगा। सॉरी यहाँ 3 है, ऑक्सीजन है तो 3 रख देंगे। अब आप देखो ये तो हो गया आपके फर्स्ट क्वेश्चन के आंसर। अब मैं निकालना है बी सेकंड वाला। सेकंड वाले में क्या कह रहा है व्हाट इज द मोलिकुलर मास, मतलब रिलेटिव मोलिकुलर मास निकालना है। तो रिलेटिव मोलिकुलर मास निकालने के लिए ऊपर तो लिखूंगा 63 AMU और डिवाइड किससे कर दूंगा 1 AMU से, AMU से MU कैंसिल आउट हो जाएगा, कितना हो जाएगा 63। तो बताओ HNO3 का मोलिकुलर मास तो कितना हो गया 63, अर्थात HNO3 का रिलेटिव मोलिकुलर मास कितना हो गया 63 और इसका मास ऑफ वन मोलिक्यूल कितना हो गया 63 AMU। इसी प्रकार से आपको एक एग्जांपल खुद को करना होगा H2SO4 का। तो मैं आपसे पूछूं कि H2SO4 का, तो बताओ H2SO4 के मास ऑफ वन मोलिक्यूल, एक मोलिक्यूल का मास तो कितना हो जाएगा 98 AMU। और अगर मैं पूछूं इसका रिलेटिव मोलिकुलर मास कितना हो जाएगा, तो क्या लिखोगे आप 98 AMU डिवाइड बाई 1 AMU, AMU से MU कैंसिल आउट हो जाएगा और कितना बच जाएगा 98। तो मैंने आपसे कहा, मैं पूछ रहा हूं आपसे कि व्हाट इज द मास ऑफ वन मोलिक्यूल ऑफ H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, तो आपका जवाब होगा 98 AMU। और मैं आपसे पूछूं व्हाट इज द मोलिकुलर मास अर्थात रिलेटिव मोलिकुलर मास, तो आपका आंसर क्या होगा 98/1 = 98। इसी के साथ ये मोलिकुलर मास और रिलेटिव मोलिकुलर्स की बात कंप्लीट होती है।